अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करें क्वेश्चन के ऊपर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और वो है कादर क्रिकेट क्लब। भाई मैं डेटा पढ़ रहा हूँ, पेज है 249। द कमेटी ऑफ कादर क्रिकेट क्लब वांट्स योर फाइनेंशियल एडवाइस अबाउट एम्प्लॉइंग ब्रैड ड्रिस्कॉल एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट सीजन। अब देखें, नाम है कादर क्रिकेट क्लब और इनके शौक देखो, ख्वाहिश देखो इनकी, ब्रैड को रखना है इनको, सही ना, ब्रैड ड्रिस्कॉल को रखना है। ब्रैड इज अ यंग प्लेयर हु इज इम्प्रेस्ड क्रिकेट लवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन है भाई? आफरीदी, सही है ना, यंग प्लेयर है। ही वुड साइन अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल के लिए वो हमारे क्लब में आएगा। और ही वुड रिसीव एन इनिशियल पेमेंट एंड बी पेड अ सैलरी एज फॉलोज। इनिशियली तो उसको देंगे 2 पेटी, $2 लाख। सैलरी देंगे उसको 5 सालों तक, ईयर 1 2 3 4 5। पहले साल सैलरी 30,000, फिर 36, फिर 43,200, फिर 51,840, फिर 6,2,208। ये सारे आउटफ्लोज हैं। क्या है भाई? आउटफ्लोज, कि हमारे पैसे जा रहे हैं ना, कादर क्रिकेट क्लब है ना। अच्छा, द क्लब वुड रेंट एन अपार्टमेंट फॉर ब्रैड। ब्रैड को रखने के लिए अपार्टमेंट भी देना पड़ेगा। ब्रैड के फिर बरम कम तो नहीं होंगे ना यार, ब्रैड पिट है ये, सही है ना। वो कह रहा है ब्रैड जो अपार्टमेंट भी, तो रेंट ऑफ द अपार्टमेंट वुड बी एज फॉलोज। पहले साल रेंट कितना भरना पड़ेगा उसके अपार्टमेंट का? 3600। दूसरे साल भी 3600, फिर 3 4 5 में 4500 पर एनम। रेंट बढ़ गया ना, उसने भी देखा होगा लैंडलॉर्ड ने, अच्छा भाई ब्रैड रह रहा है तो रेट बढ़ा दिया उसने भी, सही। आगे कह रहे हैं द टोटल रेंट फॉर ईच ईयर वुड बी पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इसको अंडरलाइन करें। वो कह रहा है रेंट कब पे होगा भाई? स्टार्ट ऑफ द ईयर। रेंट कब पे होगा? स्टार्ट ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये बेटा, ईयर 1 का रेंट 1 साल के बाद नहीं देंगे, बल्कि आज देंगे 0 पे। ईयर 2 का रेंट जो है वो 1 पे देंगे, सही है ना। तो 1 2 3 4 5 पे रेंट देने के बजाय 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये एडवांस में पेमेंट हो रही है, सही, स्टार्ट ऑफ द ईयर, जिसको प्रीपेड कह सकते हैं आप। The club would pay Brad 1,000 at the end of each year towards the airfare to visit home. वो कहता है घर भी जाऊंगा बीवी बच्चों से मिलने, उसका भी खर्चा तुम दो। तो $1,000 की और चमाट है हर साल, सही। आगे कह रहा है विदाउट ब्रैड अटेंडेंस रिसीट वुड रिमेन कांस्टेंट एट 1 मिलियन पर ईयर। अगर हम ब्रैड को हायर ना करें अपने क्रिकेट क्लब के लिए, तो हमें 1 मिलियन तो हर साल मिलने ही मिलने। ब्रैड अगर ना भी आए तो भी 1 मिलियन मिलेंगे। अच्छा, अब ये जो 1 मिलियन है रेलिवेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ब्रैड हो या ना हो, ये 1 मिलियन तो हमें मिलना ही मिलना। आगे कह रहा है ब्रैड वर एम्प्लॉयड रिसीट वुड राइज बाय 10% ईच ईयर। ब्रैड को रखने की वजह से वो जो इनफ्लोज हैं वो 10% से बढ़ जाएंगे, 10%। आगे देखते हैं इसका 10% का हिसाब कैसे। हाँ, रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो जनरेटेड बाय द न्यू प्लेयर ब्रैड ड्रिस्कॉल। भाई हमें ये बताना है कि ब्रैड को रखने की वजह से, सही है ना, नेट कैश फ्लो कितना जनरेट होगा। 22 मार्क्स, इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा फेंकता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कॉस्टिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा फेंकता है। हाँ, आगे बात करते हैं भाई। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमें नेट कैश फ्लो बना। अब देखो मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ, साथ साथ सॉल्व करें। अब ये सोल्यूशन आ गया है। ईयर 0, 0 का मतलब है आज, 1 का मतलब आज से 1 साल के बाद, 2 का मतलब है 2 साल के बाद। ये थोड़ा जगह छोड़ के लिखें क्योंकि यहाँ पे सारे आउटफ्लोज आएंगे, इनफ्लोज आउटफ्लो। 1 2 3 4 5, 5 तक क्यों लिखा बेटा? क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट। कितने साल का प्रोजेक्ट है? 5 साल, क्योंकि ब्राइट को जो हम लेकर आ रहे हैं वो 5 सालों के लिए अपने पास लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या है भाई? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बताओ यार, इनिशियली ब्राइड को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2 लाख। 2 लाख आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो क्यों? क्योंकि क्लब को तो पैसे देने पड़ रहे हैं ना। और ब्राइड को लाने का क्या क्या खर्चा है? ब्राइड को सैलरी देनी पड़ेगी हर साल। सैलरी एडवांस में होगी या काम करने के बाद? काम करने के बाद। सैलरी कभी भी एडवांस में नहीं होती। 1 से स्टार्ट हो रही है ना, 1 का मतलब आज से 1 साल के बाद उसको सैलरी देंगे। 1 साल के बाद 0 पे कोई सैलरी नहीं है आज। 1 साल के बाद कितनी सैलरी? 30,000। उसके बाद 36,000। उसके बाद देखें सवाल में 43,200 और 51,840, ये सारे आउटफ्लोज हैं। और 6,2,208 क्लब के जेब से पैसे जा रहे हैं, सही है ना। हम ब्रैड नहीं है, हम कादिर क्रिकेट क्लब है, तो हम अपनी कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सैलरी के बाद है रेंट। यार हर साल रेंट देना है, लेकिन रेंट में मसला ये है, रेंट देना पड़ेगा स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो बजाय इसके कि हम रेंट 1 साल के बाद दें, रेंट आज ही स्टार्ट कर देंगे। 0 से स्टार्ट हो जाएगा ना। शुरू के 2 साल देंगे 3600, उसके बाद 3 साल तक देंगे 4500, सही है। शुरू के 2 साल 3600 और उसके बाद 4500। समझ में आ गया? बजाय इसके कि 1 to 5 दें, हम देंगे 0 to 4, 0 1 2 3 4, 1 to 5 के बजाय 0 to 4। और क्या कहता है इसके बाद? रेंट के बाद है मेरे भाई एयर फेयर।
एयर फेयर भी देना पड़ेगा हर साल $1000, तो वो भी 1 साल के बाद देंगे ना, वो भी ईयर 1 से होगा। सिर्फ एडवांस जो दे रहे हैं ना वो रेंट दे रहे हैं हम लैंडलॉर्ड को, और उसको इनिशियल पेमेंट दे रहे हैं फॉरन जिस वक्त हमने इसको रखा। एयर फेयर हर साल 1-1000, हर साल 1-1000 इक्वल है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्या चीज़, आउटफ्लोज हो गए। अब फ़ायदा भी कुछ है या नहीं है ब्राइड को लाने का, फ़ायदा है ना। वो कह रहा है जो हमारे रेवेन्यूज़ हैं, रिसीट्स का मतलब ये जो टिकट्स होंगी हमारी, जो हम वो मैच होगा जिसमें ब्राइड खेल रहा होगा तो उसकी हम टिकट्स बेचेंगे, तो उसकी जो रेवेन्यू है 10% से बढ़ जाएगा। अब 1 मिलियन तो होगा ही होगा, हर साल 10% से बढ़ेगा, सिर्फ पहले साल नहीं, हर साल। अब ये कैसे होगा, ये ज़रा मुश्किल बात है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ निकालना पड़ेगा। देखें ज़रा ये कैसे निकलेगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज। 1 साल 1 लाख तो मसला ये पहले साल है ना, हर साल 1 लाख नहीं होगा। आप ज़रा देखो कैसे होगा, मैं बताता हूँ। देखें वर्किंग, ये वर्किंग कर रहा हूँ इंक्रीमेंटल की, 1 2 3 4 5, 5 सालों का डेटा है ना, 5 साल समझ ले इसको ज़रा। पहले साल 10 लाख का रेवेन्यू हो जाएगा, 10% बढ़ा दें 11 लाख। कैसे आए, 1 मिलियन का निकाला 110%, मल्टीप्लाई कर दें 1.1 से। अब वो कह रहा है हर साल 10% बढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 10 लाख पे 10%, जो पिछला बढ़ गया था अब उसका 110%। अब 11 लाख का निकालना पड़ेगा 110%, हाँ 12,21,000, 11 लाख का 110%, 1.1 से मल्टीप्लाई, हाँ अभी आ गया 13 लाख और 31,000, फिर 14,64, 1464 100, 161,051। तो ये आ गया हर साल के कैश। लेकिन बेटा ये तो क्या है, ये टोटल कैश फ्लोज है। मुझे बताओ अगर ब्रेड को ना भी हायर करें तो भी 10 लाख तो मिलने ही मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। जो पहले ही मिलने वाले हैं वो फिर रेलेवेंट नहीं है, तो इसमें से 1 मिलियन हटा दें। 1 मिलियन क्यों हटा दिया, क्योंकि 1 मिलियन तो मिलना ही मिलना है, चाहे ब्रेड आए या ना आए, सही है ना। तो इसमें से 1 मिलियन हटा दो, सब में से 10 लाख हटा दो, क्योंकि 10 लाख तो वैसे भी मिलेगा अगर ब्रेड नहीं आएगा। इसका मतलब हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज पता लग जाएंगे। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का क्या मतलब बेटा, ब्रेड को लाने की वजह से रेवेन्यू कितने से बढ़ जाएंगे, ब्रेड को लाने की वजह से रेवेन्यू कितने से बढ़ जाएंगे। अगर ब्रेड को लाएंगे तो 11 लाख मिलेगा, अगर ब्रेड डिस्कॉल नहीं होगा तो कितना मिलेगा, 10 लाख। कितने से बढ़ेगा रेवेन्यू, 1 लाख, सही 1 लाख। और सेकेंड ईयर में 12,10,000 मिल रहा है ब्रेड के आने की वजह से, 10 लाख तो वैसे भी मिलता है, 2,10,000। तो ये आ जाएंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज, 3,31,000, 464,100, 610,500, सही है। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब है ब्रेड को लाने की वजह से रेवेन्यू में कितना इजाफा हो गया, ब्रेड को लाने की वजह से रेवेन्यू में कितना इजाफा हो गया, ये है हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब इनको उठा के इधर लिख देंगे। पहले साल रेवेन्यू कितना आ रहा है भाई ईयर 1 में। अच्छा रेवेन्यू कभी भी 0 से शुरू नहीं होता, हमेशा 1 से। क्यों, ऐसा तो नहीं है ना पहला दिन ही रेवेन्यू शुरू हो जाएगा, जब वो आएगा तो 1 साल के बाद हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ईयर 1 में 1 लाख, फिर 210,000, फिर 331,000, फिर 464,100, 610,510, हो गए सारे रेवेन्यू। अब क्या करेंगे, इनको नेट कर लेंगे, ये आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लोज निकालने बहुत आसान है। अगर आप देखें जीरो पे हमारे पास 2 कैश फ्लोज हैं, एक 2 लाख और एक है 3600। जीरो पे 2 कैश फ्लोज हैं, 2 लाख और 3600, दोनों को ऐड कर लेंगे। 2 लाख और 3600 कितना हो जाएगा, 203,600 आउटफ्लो। इसको अब आपको टोटलिंग करनी है। ईयर 1 पे अगर आप देखें 3 आउटफ्लोज हैं और एक इनफ्लो है, इनको नेट कर लेंगे। इनफ्लो में से सारे आउटफ्लोज माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि इनफ्लो इतना ज़्यादा है कि सारे आउटफ्लो माइनस करने के बाद भी। अब ये भी इनफ्लो में से सारे आउटफ्लो माइनस कर देंगे, नेट कैश फ्लो कर देंगे। आसान है। अगर आप देखें इस केस ने दिए थे 22 मार्क, बहुत आसान नहीं है 22 मार्क, 22 मार्क्स दिए इसने एग्ज़ाम में, पास पेपर का सवाल है A2 लेवल्स का। बेटा इसी सवाल में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बी में, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ब्रांड। बहुत आसान है। डेटा दिया हुआ है, करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द क्लब इज 12%। ये लाइन 2 दफ़ा लिखी हुई है, एक बार काट दें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम इज। यार देखो 5 साल है, ईयर 1 2 3 4 5,
और 5 सालों के फैक्टर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? डिस्काउंट फैक्टर्स। डिस्काउंट फैक्टर का मतलब ये है यार, $1 अगर हम बैंक में रखवाएं 12% इंटरेस्ट पे, सही है ना, तो या $1 हमें मिले 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू गिर जाएगी, कितनी हो जाएगी? 0.893, मतलब उसकी वैल्यू रह जाएगी 89.3%। 2 साल के बाद उसी ₹1 की वैल्यू। बेटा फैक्टर्स आ गए, अब हमें क्या करना है? उसकी एनपीवी निकालनी है 12%। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत आसान है, देखिए ज़रा कि बहुत आसान है। पहले हम कैश फ्लोज तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, नेट कैश फ्लोज, मतलब उन कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई कर देना है डिस्काउंट फैक्टर से। यार ईयर 0 जो होता है उसमें फैक्टर हमेशा क्या आता है? 1। ये अपनी तरफ से लिख दें। इसका मतलब क्या है? अगर आज हमने प्रोजेक्ट में लगाया है 203,600, तो उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? पूरी पूरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 साल के बाद जो 65,400 आएंगे उसकी आज की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 0.893, मतलब 89.3%। 2 साल के बाद जो 1,68,500 आएंगे उसकी आज की वैल्यू और कम हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो ये फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हैं सबको। पहले तो फैक्टर लिख लें आप, ये फैक्टर ऑलरेडी गिवन है। तो अब बेटा बहुत आसान है, जो नेट कैश फ्लोज हैं उनको फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है नेगेटिव, उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, आंसर आ जाएगा -203,600। पूरी पूरी है ना। 1 साल के बाद जो 65,400 आएंगे उसकी आज की वैल्यू कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी? मल्टीप्लाई करें, ये आ गई 58,402। 2 साल के बाद जो पैसे आएंगे उसकी आज की वैल्यू कितनी रह जाएगी? मल्टीप्लाई करो, 134,295। ऐसे ही बेटा 3 साल के बाद जो पैसे आएंगे आज की वैल्यू कम होती जाएगी, जितना आगे जाते रहेंगे ना फ्यूचर में, हाँ जितना फ्यूचर में जाते रहेंगे ना उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। अब इन सबको नेट कर देना है भाई। जब कैश फ्लो को डिस्काउंट कर देते हैं ना तो ये क्या बन जाती है? पीवी। पीवी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू। क्या बन जाती है? प्रेजेंट वैल्यू। और अगर इन सारी प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर लें तो क्या बन जाती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट क्यों भाई? इनफ्लोस को ऐड कर लो और आउटफ्लो को माइनस कर दो। तो बताओ पूरे प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिलेगा ओवर इट्स लाइफ? पूरे प्रोजेक्ट से जो टोटल रिटर्न मिलेगा ओवर इट्स लाइफ वो कहलाएगी एनपीवी 726276। सही है। तो ये बन गई हमारी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट, बहुत आसान था। कैश फ्लोज पहले ही निकाल चुके थे, फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, 8 मार्क और मिल गए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक फॉर पीरियड फॉर ब्रैड। क्या निकालना है? डिस्काउंटेड पे बैक। तो इसी में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है और वो है डिस्काउंटेड पे बैक निकालना। या डिस्काउंटेड पे बैक हमने पहले भी पढ़ा है। पे बैक का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बैक। हमने जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है वो कितने अरसे में हमारा पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन ये डिस्काउंटेड पे बैक है। डिस्काउंटेड पे बैक का मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी क्या किया जा रहा है? इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। अब ये कैसे होगा जरा देख लें। डिस्काउंटेड पे बैक बहुत आसान है। अगर आप कैश फ्लोज पहले ही निकाल चुके हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, बस हमें करना ये है यार, इनको क्यूमुलेट करना है। क्या करना है यार? क्यूमुलेट करना है। अब जैसे अगर आप देखो 5 साल का प्रोजेक्ट है तो 0 1 2 3 4 5 ये आपने लिख दिया। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ये प्रेजेंट वैल्यू होती है। क्या होती है भाई? प्रेजेंट वैल्यू। देखो प्रेजेंट वैल्यूज पहले निकाल चुके थे, बस इनको इधर लिख लें दोबारा उठा के, क्योंकि दोबारा तो डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है ना। कैश फ्लोज को हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्काउंट फैक्टर से और प्रेजेंट वैल्यू तक तो आ चुके हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ये लिख लेते हैं। ये देखो 0 पे कितना है? 203,600। 1 पे कितना है? 58,402। और 2 पे कितना है मेरे भाई? 2 पे है हमारे पास जो है 134,295। और 3 पे कितना है? 200,998। तो ये सारे कैश फ्लोज डिस्काउंट कर लिए। अब उठा लें कैलकुलेटर। अब इसको हमें क्या करना है यार? अब हमें इसको क्यूमुलेट करना है। क्यूमुलेट कैसे होगा यार? ये 203,600 हमने लगाए तो अभी तक की वैल्यू क्या है यार? 203,600 नेगेटिव, जिसमें से 58,402 वापस आ गए। तो आप कैलकुलेटर में लिखेंगे -203,600 प्लस 58,402। तो बताओ भाई कितना रह गया इन्वेस्टमेंट? 145,198। अब 145,198 में से और वापस आ गए कितने? 134,295। तो अब कितनी रह गई इन्वेस्टमेंट? 10,903। और आखिरी एक और करना पड़ेगा, 200,998 ऐड करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक कैश फ्लोज नेगेटिव में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पॉजिटिव। यार देखो एक बार हमने बात की थी पॉजिटिव हो जाए तो आगे वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पे बैक हो गया। पे बैक हो गया का मतलब ये बेटा जितना पैसा लगाया था वो सारे पैसे वापस आ गए। तो आप कह सकते हैं पे बैक पीरियड इज मोर देन 2 years एंड लेस देन 3 years। तो जो मिनिमम पे बैक पीरियड है मेरे भाई वो है 2 years। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मंथ्स भी चाहिए तो आप फ्रैक्शन निकालेंगे लास्ट नेगेटिव वैल्यू
10903 डिवाइड बाय नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू 200998, तो 10903 डिवाइड बाय 200998, तो ये जो फ्रैक्शन आएगा पॉइंट्स में समथिंग आएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो ये आ जाएगा 2 years and 0.65 months। तो इसको राउंड ऑफ करके 1 month भी कर सकते हैं, सही है, 2 years and 1 month, सही है ना, या डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपकी मर्जी है, क्योंकि 1 month भी पूरा नहीं आ रहा ना। 0.65 months को अगर हम डेज में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, सही है ना। तो 2 साल और 20 दिन में जाके इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। और अभी तक इसने हमसे डिसीजन रूल मांगा नहीं है, जब मांगेगा तो हम देखेंगे कि कंपनी का टारगेट क्या है। अगर टारगेट नहीं है तो 2 प्रोजेक्ट्स होंगे, तो 2 प्रोजेक्ट्स को हमें आपस में क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, हमें देखना होगा किसका पेबैक ज़्यादा है किसका कम। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। डिस्काउंटेड पेबैक, इसी सवाल में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट पढ़ने से पहले कुछ थ्योरी दी हुई है इसमें। द कादिर क्रिकेट क्लब हैज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एम्प्लॉइंग अ डिफरेंट प्लेयर तंजील। अब देखें एक और प्रोजेक्ट आ गया तंजील, इनके बाद एक और भी ऑप्शन है कादिर भाई के पास, अब्दुल कादिर भाई के पास, कि वो उसको हायर ना करें, किसको, ब्रैड को, और ब्रैड की जगह तंजील को ले आए। वो कह रहे हैं द क्लब अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ तंजील टू बी 181,606। क्या कह रहा है भाई, अकाउंटेंट ने ये कैलकुलेट किया है कि जो एनपीवी तंजील की है वो कितनी है, 181,606, और उसका पेबैक पीरियड क्या है, 2.27 ईयर्स, और तंजील की जो लाइफ है वो रिटायर हो जाएगा, दुनिया से नहीं क्रिकेट से रिटायर हो जाएगा। और कब रिटायर होगा भाई तंजील बताएं, ये रिटायर हो जाएगा 3 सालों में। एडवाइज द क्लब कमेटी विच प्लेयर दे शुड एम्प्लॉय, ब्रैड और तंजील, गिव रीजन फॉर योर आंसर यूजिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। क्या कहता है भाई, वो ये कहता है कि आप ये बताएं अब कौन सा प्लेयर बेहतर है, ब्रैड या तंजील, आपको रीजंस देने हैं बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अब ये थियोरेटिकल पार्ट है, ये मैंने जो है ना वो सॉल्व किया नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। भाई पहली बात तो यह है कि आपको फाइनेंशियल डेटा से कंपैरिजन करना है। फाइनेंशियल डेटा बहुत आसान है। सबसे पहले आप एनपीवी देखें, ब्रैड की एनपीवी कितनी है, 726 276, और बेटा ये बताओ जो दूसरा प्लेयर है और वो क्या है हमारा तंजील, तंजील की एनपीवी कितनी है, 181, तो यार तंजील की तो बहुत कम है, सही, 1,81,000 और 726। भाई देखो एक बात ये है, अगर तो हमारे पास पैसा है, अगर पैसा है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम दोनों में से दोनों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या होंगे, बेहतर होंगे, सही है ना। लेकिन क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ मिल तो रहा है ना, उसमें 7 लाख मिल रहा है, उसमें 181, दोनों में मिल तो रहा है, लेकिन अगर हमें चूज़ करना होगा तो हमारे लिए बेहतर कौन है, सही है ना, ब्रैड ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी एनपीवी 4 टाइम्स ज़्यादा है, सही, ऑल्दो वो बड़ा प्रोजेक्ट है, सब कुछ है। अच्छा और मुझे बताएं बेटा एनपीवी के हिसाब से डिसीजन किसका बेहतर है, ब्रैड। दूसरा भाई ये आप एक सेंटेंस में लिख देंगे। नेक्स्ट बताएं भाई और कौन सा मेजर है हमारे पास, वो है पेबैक। यार ब्रैड का जो पेबैक हो रहा है, जो हमने पैसा लगाया 2 साल और 20 दिन में, 2 साल और 1 महीने से भी कम, लेकिन उसका कब हो रहा है, तंजील का वो आ रहा है 2 साल 2.27, मतलब 2-3 महीने और, इसका मतलब पेबैक पीरियड लॉन्गर है किसका, तंजील का। तो पेबैक पीरियड तो शॉर्ट होना अच्छा है, तो आप बोलेंगे कि भाई उसका पेबैक पीरियड शॉर्ट है, किसका, सही है ना। पेबैक पीरियड ऑफ तंजील इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ शॉर्टर दैन पेबैक पीरियड रिक्वायर्ड फॉर जो है वो ब्रैड, सही है, मैंने उल्टा बोल दिया था, पेबैक पीरियड ऑफ ब्रैड इज शॉर्टर एज कम्पेयर टू तंजील, तो इसमें भी हम उसको फेवर दे रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट की लाइफ, हाँ लाइफ अगर आप देखें उसकी शॉर्ट है, किसकी, तंजील की, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि तंजील में रिस्क थोड़ा सा कम है, सही है ना, तंजील में रिस्क थोड़ा सा कम है क्योंकि उसकी लाइफ कम है। लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्यों, तंजील रिटायर हो रहा है और तंजील समझ लो बुढ़ा है, सही है ना, वो रिटायर होने वाला है, और वो जो ब्रैड है वो यंग प्लेयर है। जब यंग प्लेयर है तो उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, आगे उसका कैरियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और चूँकि उसके अंदर अभी एनर्जी है खेलने में क्रिकेट, तो वो 2-5 साल बहुत अच्छा कमा के दे सकता है। और वो कह रहा है उसने इम्प्रेस किया हुआ है पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को, इसका मतलब उसकी फॉलोइंग ज़्यादा होगी और उसका ब्रांड इमेज बहुत अच्छा होगा, और उसका जब ब्रांड इमेज अच्छा होगा तो उसकी वजह से हमें स्पॉन्सरशिप्स भी ज़्यादा मिल सकती हैं, सही है ना। तो ये आपकी फील्ड है माशाल्लाह, आपका काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें, क्रिकेट और जो है वो फुटबॉल वगैरह, तो आपको पता है यार प्लेयर्स की जो सेलिब्रिटी जो आइकॉनिक वो होता है नेचर, उससे क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं बिजनेस को, तो इसमें आप अपना थोड़ा सा जो है वो टैलेंट दिखा सकते हैं, सही, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। तो समझ में आ गया, 3 पार्ट फाइनेंशियल के लिख देंगे और 3 पार्ट नॉन फाइनेंशियल के।